आई एम नीलोफर और आज हम देखेंगे टू अदर यूरोपियन पावर्स जो इंडिया में आती हैं, डैट इज़ द डेन्स एंड द फ्रेंच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द डेन्स केम फ्रॉम डेनमार्क टू इंडिया इन 1616। ठीक है, अब हमें पता चल रहा है कि जो डेन्स हैं और जो फ्रेंच हैं वो भी पीछे नहीं है। वो भी कह रहे हैं कि भाई अगर पोर्चुगीज़ जा सकते हैं, डच जा सकते हैं, इंग्लिश जा सकते हैं, तो हम क्यों पीछे रहे। हमें भी इंडिया में जाना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए और ट्रेड करना चाहिए, राइट। नाउ दे एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्री एट ट्राम्बिक्यूबार इन द ईयर 1620, राइट। अब ये डेनमार्क से आते हैं इंडिया में 1616 में, और जो पहली फैक्ट्री है वो कहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं, ट्रांक्यूबार में, इन द ईयर 1662। और ट्रांक्यूबार कहाँ पर है, ये है तमिलनाडु में। नाउ सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो। द नेक्स्ट इज द डेन्स बिल्ट देयर सेकेंड फैक्ट्री एट सिरमबूर इन 1676, और जो सेकंड फैक्ट्री वो बनाते हैं सिरमपुर में 1676 में। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए कि डेन्स के बारे में देयर इज़ नॉट मच इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है, बट जो भी है हम उसे अच्छे से पढ़ लेते हैं, राइट। एंड आई गेस यहाँ से कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछे नहीं जाते हैं। द डेन्स सोल्ड देयर फैक्ट्रीज टू द इंग्लिश। अब इनको समझ में आ गया कि भाई हमारा तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, तो चलो हम जो हमारी जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं वो हम बेच देते हैं इंग्लिश को। एंड लेफ्ट इंडिया इन 1845, और ये इंडिया छोड़ के चले जाते हैं, इंडिया को टाटा बाय बाय कर जाते हैं 1845 में। दे आर मोर कंसर्न विद द मिशनरी एक्टिविटीज़, राइट। इन्हें यहाँ पर इनका बेसिक जो एजेंडा था, फंडा था, वो ये था कि भाई हमें अपना रिलीजन प्रमोट करना है। वी नीड टू प्रोपोगेट आर रिलीजन दैट इज़ क्रिश्चियनिटी। ठीक है, तो ये बस यहीं तक लिमिटेड रह गए और इन्होंने सारी फैक्ट्री जो है इंग्लिश को बेच दी और चले गए। नाउ द फ्रेंच। अब पिक्चर में कौन आते हैं, फ्रेंच। का भाई तुम चारों भी गए हो तो चलो तुम्हारे पीछे पीछे हम भी चलते हैं। नाउ द फ्रेंच कम। अब फ्रेंच का क्या था कि एक लुइस 16 थे, उन्होंने बोला, एक फ्रेंच कंपनी की उन्होंने शुरुआत करी। अंडर हिज लीडरशिप अ फ्रेंच कंपनी वॉज फाउंड बाय द फ्रेंच मिनिस्टर कॉलबट। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, कॉलबट बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। और इन्होंने किसकी, एक कंपनी की शुरुआत करी फ्रांस में, और ये फ्रेंच मिनिस्टर कौन थे, कॉलबट। 1664 में इन्होंने ये कंपनी बनाई। अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जैसे था बड़ा प्राइवेट नेचर में थी ये, राइट। लेकिन फ्रेंच कंपनी ऐसी नहीं थी। फ्रेंच जो था दे वर टोटली कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट। इसे सिस्टमैटिकली कौन कंट्रोल कर रहे थे, फ्रेंच कंपनी को, फ्रेंच गवर्नमेंट। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि 1674 में एक आते हैं फ्रांसिस मार्टिन। ही बिकेम द फर्स्ट फ्रेंच गवर्नर जनरल ऑफ पौंडीचेरी, राइट। ये क्या बनते हैं, पहले फ्रेंच गवर्नर जनरल बनते हैं पौंडीचेरी के 1674 में। अब इन्होंने एक चीज़ और ये करा कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पौंडीचेरी सिटी है उसको किसने फाउंड करा, तो इट वॉज फाउंडेड बाय फ्रांसिस मार्टिन। ठीक है, ही फाउंडेड द सिटी ऑफ पौंडीचेरी इन 1668 एंड इट लेटर बिकेम द कैपिटल ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया। ठीक है, और ये बाद में कैपिटल बन जाती है इंडिया की। तो जो फ्रेंच कंपनी थी ना, ये बात याद रखिए कि फ्रेंच कंपनी को बड़ा इंटरेस्ट था कि हम जो अपनी फैक्ट्रीज है ना वो कोस्टल रीजन्स में इस्टेब्लिश करें, जैसे कि कराईकल हो गया पौंडीचेरी में, बालासोर हो गया उड़ीसा में, कासिम बाजार था बंगाल में। तो इसे ये लोग अपना ट्रेडिंग सेंटर बना रहे थे, राइट। और इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ को जैसे कंट्रोल करा, मॉरिशियस को करा 1721 में, माहे को करा जो मालाबार कोस्ट है। तो यहाँ पर ये लोग, इनका फोकस क्या था कि जो हमारा ट्रेडिंग सेंटर होगा वो कोई ना कोई कोस्टल रीजन ही होगा, राइट। देन कॉन्सिक्वेंटली द इंग्लिश एंड द फ्रेंच वर एंगेज इन मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स लीडिंग टू एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया। अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई इंग्लिश आएंगे, फ्रेंच आएंगे तो लड़ाइयाँ तो होंगी ही, सेंस ऑफ कंपटीशन तो रहेगा। तो इनमें भी बहुत ज़्यादा दुश्मनी हो गई, राइवलरी पैदा हो गया जिसकी वजह से एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इंडिया में होता है।
In order to control the southern region of India, the French and English fought three major wars known as the Carnatic Wars between 1746 to 1763. अब क्या होता है कि अब दोनों में लड़ाई होती है कि सदर्न रीजन में कौन कंट्रोल करेगा. इसकी वजह से ही एज अ रिजल्ट कर्नाटिक वॉर्स होते हैं. तीन कर्नाटिक वॉर्स लड़े जाते हैं 1746 से लेकर 1763 में, राइट. और एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिसे हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पेरिस, राइट. ये होती है 1763 में, जहाँ पर फ्रेंच को अलाउड कर दिया जाता है कि वो इंडियन सेटलमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर देयर ट्रेडिंग पर्पस, बट जो फोर्टिफिकेशन है वो नहीं कर सकते. सेटलमेंट्स का फोर्टिफिकेशन है वो उसे नहीं कर सकते, वो उसे प्रोहिबिटेड कर दिया गया, राइट. तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा. तीन कर्नाटिक वॉर लड़े जाते हैं. नेक्स्ट क्या होता है, अल्टीमेटली द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच लीडिंग टू लेटर्स ग्रेजुअल डिक्लाइन इन इंडिया. अब तीन कर्नाटिक वॉर्स में ये होता है कि इंग्लिश हरा देती है फ्रेंच को और धीरे धीरे फ्रेंच का डिक्लाइन होने लगता है. फ्रेंच जो है उनका बोलबाला ख़त्म होने लगता है. नेवरदलेस द फ्रेंच पोज्ड अ ग्रेट रेसिस्टेंस टूवर्ड्स ग्रोइंग इंग्लिश पावर बिफोर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. अब जो मेजर कंपटीशन जो मिलता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, नो डाउट वो किससे मिलता है, फ्रेंच से. और इसकी ही वजह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे इमर्ज होती है. और लेटर मुगल्स का तो हम देख रहे हैं कि डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है. नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एमर्ज एज अ सुप्रीम पावर इन इंडिया. ये अपने आप में एक सुप्रीम पावर एमर्ज होने लगती है. क्या रीज़न थे, इनका जो डिसिप्लिन था सिविल और मिलिट्री रैंक्स में, दैट वाज एक्सेप्शनल, राइट. डिसिप्लिन था, ये नहीं था कि अनकोऑर्डिनेट था, वो उधर है हम इधर हैं, हमें कोई मतलब नहीं है. दे वर कोऑर्डिनेटेड. देयर वाज अ ब्रिलियंट काइंड ऑफ लीडरशिप का होना बहुत इंपॉर्टेंट था. कोई एक ऐसा कैरिस्मेटिक लीडर जो हम कहते हैं ना कि एक छतरी के अंदर आप सबको इकट्ठा करे रहे, एक जुट होके खड़े रहे यूनिटी के साथ, राइट. और इनकी जो मिलिट्री टैक्टिक्स थी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी. इकोनॉमिक रिसोर्सेज बहुत थे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी, बी इट इन आर्मी और इन नेवल पावर, बहुत अच्छा इनका एडवांसमेंट था. और यही फेवरेबल फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हम कह सकते हैं दे emerge as a supreme power. They were able to secure a political domination in India. ग्रेजुअल राइज होता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का. एंड ऑल्सो देयर वॉज अ साइमल्टेनियस टू द डिक्लाइन ऑफ लेटर मुगल्स, राइट. कैसे मुगल्स का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, ये भी एक फैक्टर था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी दी कि इनमें तो इतने इंटरनल वीकनेस है, इतना डिसेंट्रलाइजेशन है कि इनकी सुप्रीमेसी तो बन ही नहीं सकती है. तो ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था जिसकी वजह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ सोवरेन स्टेट इंडिया में इस्टेब्लिश होती है, राइट. सो आज के लिए इतना ही. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि वाई ईस्ट इंडिया कंपनी सक्सीडेड एज कंपेयर टू अदर यूरोपियन पावर्स. सो टिल देन, थैंक यू.